माहौल बहुत ज़्यादा शांत था, लेकिन अचानक ही वहाँ सफ़ेद धुआं हर तरफ फैलने लगता है। आदित्य ये देखकर जल्दी से कार से निकलता है और भागते हुए उनकी तरफ जाने लगता है। सफ़ेद धुएं में गौरव और दिव्या कहीं गुम से हो जाते हैं। सारे बॉडीगार्ड आदित्य के पीछे जाते हैं। वहाँ हर तरफ बिल्कुल बादलों के अंदर होने जैसा प्रतीत होता है। आदित्य देखने की नाकाम कोशिश किए जा रहा था, लेकिन उसे धुओं के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे धुएं का असर ख़त्म सा होने लगता है। कुछ पल वहाँ सफ़ेद धुओं की अपनी परत पूरी तरह से हटा देता है। सब तरफ अब सब कुछ साफ दिख रहा था। आदित्य उस तरफ देखता है जहाँ पर गौरव और दिव्या बैठे हुए थे। वहाँ देखकर वह हैरान रह जाता है। गौरव जमीन पर खून से सना हुआ पड़ा हुआ था। उसके पेट पर चाकू से वार किया था। वह दर्द से तड़पते तड़पते बेहोश हो चुका था। आदित्य दौड़कर गौरव के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर बुलाने लगता है, गौरव, गौरव, अपनी आंखें खोलो। गौरव तो सुन तो रहा है ना? लेकिन गौरव आदित्य के बात का कोई भी जवाब नहीं देता। उसने शायद इस वक्त अपनी आँख के साथ साथ अपने कान भी बंद कर लिए थे। आदित्य गौरव को उठाकर कार की तरफ दौड़ कर ले जाता है और कार में बैठाकर उसके साथ बैठकर जाने के लिए कहता है कि तभी कुछ उसे याद आता है। उसके मुंह से एकाएक निकलता है, वाइफी। आदित्य गौरव की तरफ से बैठाकर कार के बाहर निकलता है और फिर चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। यह देखकर तो आदित्य का दिमाग ही खराब हो जाता है। आदित्य बॉडीगार्ड को सख्त आदेश देता है और खुद कार में बैठकर गौरव के साथ वहां से चला जाता है। आदित्य बार बार गौरव को आवाज़ दे रहा था, लेकिन गौरव अपनी आंखें ही नहीं खोल पा रहा था। आदित्य के दिमाग में तो बस दिव्या ही घूम रही थी, लेकिन वह इस वक्त लाचार था। वह अपने दोस्त को ऐसे मरते हुए छोड़ तो नहीं सकता था ना। कुछ ही देर में कार हॉस्पिटल पे जाकर रुकती है। सारा इंतजाम आदित्य ने पहले ही करवा के रखा था। गौरव को ऑपरेशन थिएटर पर लेकर जाया जाता है। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे के बाहर रेड लाइट जलती है। आदित्य का चेहरा इस वक्त बहुत ज़्यादा डार्क था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वह कितने ज़्यादा गुस्से में है। कुछ देर में रॉकी दौड़ कर आता है और हाँफते हुए कहता है, बॉस, मैम रुद्राज सूर्यवंशी के चंगुल में है। यह सुनते ही आदित्य हॉस्पिटल के बाहर निकलता है। रॉकी भी उसके पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कार में दिव्या रुद्राज के बाहों में बेहोश पड़ी हुई थी। रुद्राज दिव्या के चेहरे को बड़े ही गौर से देख रहा था। वह दिव्या के चेहरे को छूते हुए कहता है, कितने दिनों से मैं बस इसी पल का इंतज़ार कर रहा था। आखिर तुम मुझे मिल ही गई। कहते हुए रुद्राज दिव्या के गर्दन की तरफ बढ़कर उसे सूंघने लगता है। आज भी तुम में वही खुशबू है जो पहली मुलाकात की थी। सच में मैं तो तुम्हारे जिस्म को पाने के लिए पागल ही हुए जा रहा हूँ। कहकर रुद्राज दिव्या के होठों पर उंगली फेरता है। होठों से होते हुए पूरे चेहरे और गर्दन पर
फेरने लगता है। रुद्राज दिव्या को ऐसे ही छूते रहता है, फिर दिव्या के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। इस वक्त रुद्राज का एक हाथ दिव्या की कमर पर था, तो दूसरा हाथ से उसने दिव्या के बालों को पकड़ कर रखा हुआ था। रुद्राज झुकते हुए दिव्या के होठों के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। वह दिव्या के होठों को छूने ही वाला था कि उसका फोन रिंग होता है, जिसे रुद्राज का ध्यान अपने फ़ोन की तरफ चला जाता है। अपने फ़ोन को उठाकर वह कान में लगाता है कि दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, बॉस जेट रेडी है। ओके, बोलकर रुद्राज कार से दिव्या को गोद में उठाकर बाहर की ओर निकलता है और सीधे दिव्या को लेकर जेट के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद होता है और हवाओं के साथ आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बेड पर लेटाकर रुद्राज दिव्या के पास चेयर रखकर वहीं बैठ जाता है। दिव्या की खूबसूरती उसे इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी कि वह बार बार दिव्या को छू रहा था, जिसका दिव्या को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था। रुद्राज दिव्या के हाथों को पकड़कर चूमते हुए कहता है, जाने मन, अब और मुझसे इंतज़ार नहीं हो पा रहा है। जल्दी से अपनी आंखें खोलो और मेरी प्यास को बुझाओ। मैं कितने वक्त से तुम्हारे जिस्म का प्यासा हूँ। ध्रुव अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। फ़ोन की दूसरी साइड की बात सुनकर ध्रुव गुस्से से फ़ोन कर फेंक देता है। ज्येष्ठा हैरानी से ध्रुव को देखकर कहती है, क्या हुआ? ध्रुव गुस्से से दांतों को पीसते हुए कहता है, दिव्या भाई के चंगुल में फंस चुकी है। ज्येष्ठा और ज़्यादा हैरान रह जाती है। ध्रुव ज्येष्ठा का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर लेकर जाने लगता है। दोनों कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। एक जगह पर आदित्य खड़ा था और उसके सामने कुछ बॉडीगार्ड्स घायल पड़े हुए थे। ये सब रुद्राज के भेजे गए बॉडीगार्ड्स थे, जो दिव्या पर बहुत दिनों से नज़र रखे हुए थे। उसके साथ ही एक आदित्य का ही बॉडीगार्ड था, जो रुद्राज की तरफ से था। आदित्य सबको एक एक करके गन से शूट करता है। सबकी लाश एक साथ एक जगह पर गिर जाती। तभी रॉकी परेशान सा कहता है, बॉस मैम की कोई लोकेशन ही नहीं मिल पा रही। शायद उनका डिवाइस डिस्ट्रॉय हो चुका है। रॉकी की बात सुनकर आदित्य ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, सीधे कार में जाकर बैठ जाता है। इस वक्त उसके कोट पर खून के छींटे दिख रहे थे। कोट को उतार कर आदित्य बाहर फेंक देता है। रॉकी को अच्छी तरह से पता था कि आदित्य अगर इतना ज़्यादा चुप है, मतलब आदित्य के दिमाग में कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है। हॉस्पिटल में कार आकर रुकती है। आदित्य बिना भाव के गौरव के पास जाता है, जिसका अब तक ट्रीटमेंट हो चुका था और अपनी आंखें खोले हुआ था। आदित्य गौरव के पास बैठकर कहता है, तो गौरव आदित्य को देखते ही हड़बड़ाहट में कहता है, आदि भाभी कहाँ हैं? वो लोग उन्हें ज़बरदस्ती बेहोश करके ले जा रहे थे। मैंने कोशिश की थी उन्हें छुड़ाने की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। आदित्य गौरव के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि खुद एक सवाल करता है, वाइफी ने आखिरी बार में तुमसे क्या कहा था? गौरव आदित्य के सवालों को सुनकर कंफ्यूज हो जाता है।
आदित्य फिर एक बार सवाल करता है तो गौरव सोचते हुए कहता है, उन्होंने तो बस यही कहा था कि अगर वो किसी की बनेगी तो सिर्फ तेरी बनेगी, वरना वो अपनी जान। बोलते हुए गौरव रुक जाता है और हैरानी से कहता है, इसका मतलब भाभी को पता चल चुका था कि वो किडनैप होने वाली हैं। यह सुनकर आदित्य अपनी जगह से खड़ा होता है और गौरव से कहता है, तू आराम कर, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। बोलते ही आदित्य वहाँ से बाहर की ओर चला जाता है। आदित्य बाहर निकला ही था कि तभी ध्रुव आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है। ध्रुव को ऐसा करता देख अर्जुन आगे बढ़ने को होता है कि रॉकी उसे रोक देता है। घर के बड़े ध्रुव को अलग ही नज़रों से देख रहे थे। सब उसे अपनेपन की नज़रों से देख रहे थे। ध्रुव गुस्से से आदित्य की आंखों में देखते हुए कहता है, जिम्मेदारी दी थी ना मैंने तुझे दिव्या की, तो दिव्या भाई के चुंगल में कैसे फंस गई। ज्येष्ठा ध्रुव को आदित्य से अलग करते हुए कहती है, ध्रुव छोड़ो इन्हें, तुम ये क्या कर रहे हो। दिव्या का जिक्र होते ही सभी उसे ही देखने लगते हैं। तरुणा देवी एकदम से सवाल करती हैं, दिव्या कहाँ है आदि, और ये क्या बोल रहे हैं। आदित्य बिना किसी को देखे वहाँ से ध्रुव को लेकर चला जाता है। ज्येष्ठा तो समझ नहीं पाती आखिर वो क्या कर, ध्रुव के पास जाए या फिर यहीं रहे। ध्रुव को जाते ही विकासा पृथ्वी जी के कान में धीरे से कहती हैं, इनकी शक्ल तो हूबहू उनकी तरह है, क्या ये वो हो सकता है, उनके बेटे हैं। पृथ्वी भी ध्रुव को जाता हुआ देखकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं, मुझे भी यही लगता है कि उन्हीं का बेटा होगा। वहीं तरुणा देवी थोड़ी नाराज़गी और ममता के भाव लिए ध्रुव को देख रही थी। ज्येष्ठा सबके साथ वहीं रुक जाती है। ज्येष्ठा को देखते ही सबकी नज़र उस पर चली जाती है। सबको इस तरह से देखता पाकर ज्येष्ठा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी विकासा जी उसके पास जाकर कहती हैं, आपको तो पता होगा कि दिव्या कहाँ है। ज्येष्ठा सबको एक नज़र देखती है, फिर सबको सब कुछ बता देती है। सभी हैरानी से उसकी सारी बातों को सुनते हैं। सभी को तो अब दिव्या पर बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगती है। तभी ध्रुव गुस्से से आता है और ज्येष्ठा का हाथ पकड़कर कहता है, वाइफी चलो यहाँ से, ये आदित्य सिंघानिया कुछ भी नहीं कर सकता, हमें ही दिव्या को बचाना होगा। उसकी बात सुनकर अर्जुन आगे आकर कहता है, व्हाट डू यू मीन्स, आदि को दिव्या की फिक्र नहीं है। ध्रुव एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं है, आदित्य को दिव्या की फिक्र पता भी है। उसने मुझसे क्या कहा है, उसने कहा है कि दिव्या उसकी किस्मत में ही नहीं है, इसीलिए अब वो कुछ नहीं करेगा। उसने कहा है कि दिव्या की ज़िंदगी में वह जैसे ही जाते जा रहा है, दिव्या की जान खतरे में पड़ती जा रही है। यह सुनकर तरुणा देवी, विकासा और अर्जुन को आदित्य का किस्मत से डरना याद आ जाता है। तो इसका मतलब क्या, इस बार भी आदित्य अपनी किस्मत से डरकर दिव्या को उस हैवान के पास रहने देगा, या फिर अपनी किस्मत से लड़कर दिव्या को उस हैवान से छुड़ाएगा। यह समझ पाना मुश्किल था। तरुणा देवी एकदम से सवाल करती हैं, आदि कहाँ है।
ध्रुव झूठी मुस्कान लिए हुए कहता है, और कहाँ होगा, किस्मत से डरकर अपने बिल पे छुप गया होगा। ध्रुव सबको एक नज़र देखता है, फिर ज्येष्ठा के साथ वहाँ से चला जाता है। अर्जुन भी हॉस्पिटल से निकल जाता है और सीधे बिला पहुंचकर आदित्य के कमरे में जाता है। कमरे में पहुंचते ही वह देखता है कि आदित्य लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। वह सामने जाकर देखता है तो आदित्य अपनी ऑफिस के कुछ प्रोजेक्ट को चेक कर रहा था। अर्जुन उसे देखकर कहता है, दिव्या वहाँ गायब है और तुझे इस प्रोजेक्ट की पड़ी है। आदित्य चुपचाप अपने लैपटॉप पर ही काम किए जा रहा था। उसने पूरी तरह से अर्जुन को इग्नोर करके रखा था। अर्जुन गुस्से में आकर लैपटॉप को उठाकर दूर फेंक देता है और चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट इज दिस आदि, तू दिव्या के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। आदित्य एक नज़र अर्जुन को देखता है, फिर उठकर कमरे से बाहर निकलकर जाने लगता है कि अर्जुन कहता है, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि दिव्या तेरी किस्मत में नहीं है। अगर वो तेरी किस्मत में ना होती तो उसकी एक छुअन से तेरी ज़िंदगी नहीं बदलती। अगर वो तेरी किस्मत में नहीं होती तो मंडप में ना कोई हमला होता और ना ही उसमें मैं घायल होता और ना ही तेरी शादी दिव्या से होती। अगर तेरी किस्मत में दिव्या नहीं होती तो वह तेरे कमरे में कभी भी नहीं होती। अगर दिव्या तेरी किस्मत में ना होती तो वह आज तुझसे प्यार नहीं करती। अर्जुन आदित्य के आगे खड़ा हो जाता है। आदित्य का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा था कि वह किसी चीज़ से परेशान है। अर्जुन फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, आखिर तू चाहता क्या है आदि। आदित्य बिना कुछ बोले कमरे के अंदर जाता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। अर्जुन गुस्से से दरवाजे को एक लात मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। आदित्य बेड पर बैठकर शादी की फ्रेम को पकड़ता है और फिर दिव्या के चेहरे को छूते हुए देखने लगता है। वहीं रुद्राक्ष दिव्या को लेकर अपने महल में पहुंच चुका था। दिव्या बेड पर लेटी हुई थी और रुद्राक्ष उसके बगल में कोहनी के बल लेटकर दिव्या के चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। चेहरे से होते हुए उसके शरीर के हर एक बनावट को देख रहा था। रुद्राक्ष के हाथों की उंगलियां दिव्या की मांग से होते हुए नाक, फिर उसके ओंठों से होते हुए चेहरे पर चलने लगती हैं। वह मुस्कुराते हुए कहता है, जाने मन तुम्हारा पति एकदम से बेवकूफ़ है, जो तुम जैसी खूबसूरत बला को छोड़ना चाहता है, और अब वो कर सकता है। तुम रुद्राक्ष सूर्यवंशी के कब्जे में जो हो। कितनी अजीब सी बात है ना। इतना पावरफुल बिजनेसमैन आदित्य सिंघानिया की आंखों के सामने से उसकी वाइफ को उठा लिया और वह कुछ कर भी नहीं पाया। अब तो वह तुम्हें बचाने भी नहीं आने वाला। अपनी किस्मत से डरता जो है। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे जिस्म से लेकर तुम्हारी प्रॉपर्टी तक सब मेरी है। कहते हुए रुद्राक्ष हंसने लगता है। रुद्राक्ष सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने ध्रुव और ज्येष्ठा को रस्सी से बांध कर रखा हुआ था। रुद्राक्ष आराम से अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। ज्येष्ठा गुस्से से रुद्राक्ष को ही देख रही थी। वहीं ध्रुव तो कंफ्यूज होकर रुद्राक्ष को देख रहा था। ध्रुव से जब बिल्कुल
रहा नहीं जाता तो वह पूछ ही लेता है, भाई आपने हमें किडनैप क्यों किया है? रुद्राज ड्रिंक की एक सिप लेते हुए कहता है, बेट ध्रुव, मैं सब कुछ बताऊंगा। ध्रुव अब चुपचाप रुद्राज को देखने लगता है। तभी छन छन करती हुई पायल की खनकार सीढ़ियों के ऊपर सुनाई देती है। रुद्राज मुस्कुराते हुए बिना देखे कहता है, जाने मन। ध्रुव और ज्येष्ठा सीढ़ियों के ऊपर देखते हैं, जहां दिव्या गुस्से से रुद्राज को घूरते हुए खड़ी थी। दिव्या सीढ़ियों से नीचे उतरती है। हॉल में पहुंचते ही दिव्या की नज़र ध्रुव और ज्येष्ठा पर पड़ती है। दिव्या उनकी तरफ बढ़ने को होती है कि रुद्राज दिव्या को खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। दिव्या दूर होने के लिए छटपटाती है, लेकिन रुद्राज उसे और कसते हुए कमर से पकड़ लेता है। ध्रुव का चेहरा एकदम से गुस्से से लाल हो जाता है। रुद्राज दिव्या के चेहरे पर नज़र फेरते हुए कहता है, चांद से भी खूबसूरत चेहरा दिखाकर बिल्कुल ईद के चांद की तरह गायब हो गई। ईद का चांद भी इतना नहीं तड़पता जितना तुमने मुझे तड़पाया है। दिव्या रुद्राज के सोने से अपना चेहरा इधर से उधर करने लगती है। वहीं ज्येष्ठा ध्रुव को गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कह रहा था। रुद्राज दिव्या के दोनों हाथों को पकड़कर पीठ के पीछे करता है और दिव्या के गर्दन को पकड़कर उसकी ओर झुकने लगता है। उसने दिव्या को इतना जकड़ के रखा हुआ था कि दिव्या हिल भी नहीं पा रही थी। रुद्राज दिव्या के नाक को अपने नाक से रगड़ता है, फिर उसके गालों पर रगड़ने लगता है। दिव्या किसी तरह से हिलने की कोशिश करती है, लेकिन कर ही नहीं पाती। यह देखकर रुद्राज बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता। वह जोर से चिल्लाता है, भाई! रुद्राज दिव्या से नज़रें हटाकर ध्रुव को देखता है, फिर नाराज़गी से कहता है, ध्रुव, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं और मेरी जाने मन रोमांटिक मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं और तुम ऐसे बीच में आ रहे हो। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? इतना कहते हुए रुद्रांश दिव्या को देखकर कहता है, जाने मन, तुम्हारे गाल, तुम्हारी होंठ मुझे पागल बना रहे हैं। मन कर रहा है इन्हें घायल ही कर दूं, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ और करना है। दिव्या गुस्से से कहती है, मुझे छूने की हिम्मत भी की ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। रुद्राज दिव्या के होठों को छूते हुए कहता है, लेकिन जाने मन, मैंने तो तुम्हें छू लिया। खैर, ये सब छोड़ो और ये बताओ, क्या तुम मुझसे शादी किए करोगी? दिव्या झट से गुस्से से कहती है, तुमसे शादी और मैं तेरी शक्ल भी ना देखूं। शादी तो बहुत दूर की बात है। रुद्राज अब जोर जोर से हंसने लगता है, फिर एकदम से रुक कर कहता है, लेकिन मैं तो तुमसे ज़बरदस्ती से भी शादी करूँगा। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी एक लाइन बहुत पसंद आई। मैंने तुम्हारे पापा से बात की थी, लेकिन उसने देने से मना कर दिया और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले पति के नाम कर दिया। अब तुम अपनी मर्जी से तो प्रॉपर्टी नहीं दोगी, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती तो करनी पड़ेगी ना। ध्रुव रुद्राज को अब गुस्से से देख रहा था। ज्येष्ठा का भी यही रिएक्शन था। वो भी बस गुस्से से रुद्राज को ही देख रही थी। रुद्राज अब खड़ा हो जाता है और दिव्या को पकड़कर कमर पर हाथ फेरते हुए कहता है,
तुम्हारे जिस्म पर बस अपने घाव देना चाहता हूँ, लेकिन तुमने इससे पहले ही अपने जिस्म को अपने पति को सौंप दिया है, खुद को झूठी करा लिया है। लेकिन इससे भी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं अब तुम्हारे जिस्म पर अपने इतने घाव दूंगा कि तुम्हारे पति के सारे एहसास मिट जाएंगे। दिव्या रुद्राज को जोर से धक्का देती है। इस बार दिव्या खुद को छुड़ा ही लेती है। दिव्या के रुद्राज से छूटते ही ध्रुव दौड़कर दिव्या के पास आकर उसके आगे खड़ा हो जाता है। रुद्राज सर टेढ़ा करते हुए ध्रुव को देखता है और फिर ज्येष्ठा को देखकर कहता है, ये क्या मिसेस ज्येष्ठा सूर्यवंशी का पति अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और को बचा रहा है? तो मिसेस ज्येष्ठा सूर्यवंशी, तुम्हारा क्या ख्याल है इन दोनों के बारे में? ध्रुव दिव्या के हाथों को थाम लेता है और ज्येष्ठा को देखने लगता है। ज्येष्ठा एक नज़र ध्रुव को देखती है, फिर रुद्राज की तरफ देखकर कहती है, मेरा कुछ भी ख्याल हो, तुझे उससे क्या मतलब? रुद्राज मुस्कुराता है और बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। बॉडीगार्ड ध्रुव को पकड़कर घुटनों के बल बैठा देते हैं। रुद्राज टेबल पर रखा गन उठाता है और ध्रुव के पास जाकर एड़ियों के बल बैठ जाता है। ध्रुव रुद्राज को देखने लगता है। रुद्राज अपनी गन को ध्रुव के चेहरे पर घुमाने लगता है। रुद्राज का ऐसा करना ज्येष्ठा को डराने पर मजबूर कर दे रहा था। ज्येष्ठा कमज़ोर नहीं थी, लेकिन जब ध्रुव की जान की बात आती है वह डर सी जाती है। रुद्राज ध्रुव के सिर के बीचों बीच गन पॉइंट करते हुए कहता है, तुझे क्या लगा था ध्रुव, तू मेरी जाने मन को मुझसे दूर करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? तो शायद भूल गया है कि मैं रुद्राज सूर्यवंशी, वही रुद्राज सूर्यवंशी जिसने तुझे बड़ा किया है। तेरे हर एक हरकत से मैं रूबरू रहता हूँ। तेरी हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मेरे पास पहुँचती है। तुझे पता है, जब मुझे वो लैंड फैक्ट्री की शराब के लिए पसंद आई थी, तब मैंने उस ज़मीन के ऑनर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। उस ऑनर का नाम विश्व त्रिपाठी था और उसकी इकलौती बेटी दिव्या त्रिवेदी। मुझे पता चल चुका था कि तू दिव्या त्रिवेदी के प्यार में पागल है, अपना काम छोड़कर उससे मिलने जाता है। मैं भी देखना चाहता था कि तू अपने प्यार को बचाएगा या फिर अपने भाई का साथ देगा, इसलिए मैंने तुझे वहाँ बुलाया था। लेकिन हुआ क्या, तूने मुझे छोड़कर अपने प्यार का साथ दिया, उसे मुझसे दूर कर दिया। मैं तो तुझे उसी वक्त मारने वाला था, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं तुझे मार नहीं सकता था। इसके बाद जब तूने कहा कि तू दिव्या त्रिवेदी को मेरे पास लाओगे, तो मैंने बिना तुझे शक किए यह एहसास दिलाया कि मुझे तेरे और दिव्या के बारे में कुछ भी नहीं पता, और तुझे इस काम के लिए हाँ भी बोल दिया। तू अपना काम करता रहा और मैं अपना काम करता गया। कभी कभी तो तुझ पर इतना गुस्सा आता था कि तुझे बस इस दुनिया से दूर भेजने का मेरा मन करता था। मैंने कोशिश भी की थी ज्येष्ठा त्रिपाठी की बहन श्रेया त्रिपाठी को भेजकर तुझे मरवाने की, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि तुझे उस पर पहले से ही शक हो गया और तूने उसे ही मार दिया। इतना बोलते ही रुद्राज ज्येष्ठा को देखता है और ध्रुव को गन के पीछे हिस्से से उसके सिर पर मार देता है।
जिससे उसके सिर के खून बहने लगता। दिव्या रुद्राज को धक्का देकर घुटनों के बल बैठकर अपने पल्लू को ध्रुव के सिर पर रखती है। ज्येष्ठा के हाथ अभी भी बंधे हुए थे, उसकी वजह से वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बस ध्रुव को प्यार भरी नज़रों से देखती रहती है। वैसे ध्रुव को ऐसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। रुद्राज दिव्या को पीछे से पकड़कर अपनी चिन उसके कंधे पर रखकर ध्रुव को देखते हुए कहता है, तुम्हारी ये पागल वाइफ तुमसे ही प्यार कर बैठी, जिसने इसकी इकलौती दी को ही मारा था। वैसे ध्रुव, तुझ में ऐसा क्या है जो मेरी जाने मन से लेके हर लड़की तुझ पर इतना प्यार जताती है? चाहे तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की वजह उसे ही क्यों ना बन जाए। रुद्राज इतना बोलते ही दिव्या के गर्दन पर ओंठ चलाने लगता है। ध्रुव सवाल का तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन खुद एक सवाल करता है, भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे मारना चाहते हैं? ध्रुव का सवाल सुनते ही रुद्राज रुक जाता है। दिव्या खुद को छुड़ाने की फिर एक बार कोशिश करती है। ध्रुव को देखते ही रुद्राज नफरत से कहता है, यू नो ध्रुव, आई रियली हेट यू। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं तुझसे हद से भी ज़्यादा नफरत करता हूँ। दिव्या, जो खुद को छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रही थी, वह रुद्राज के हाथ को एकदम जोर से काट लेती है, जिससे रुद्राज चिल्लाते हुए उसे छोड़ देता है। दिव्या उठकर खड़ी हो जाती है। रुद्राज दिव्या को देखकर कहता है, बहुत पछताओगी जाने मन। तुमने जो ये किया है ना, इसी तरह से मैं भी तुम्हारे सारे शरीर पर ऐसे ही निशान दूंगा जो तुम्हारे बर्दाश्त से भी बाहर होगा। दिव्या ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती। रुद्राज की नज़र अब फिर से ध्रुव पर चली जाती है, जो उसे अब भी सवाली नज़रों से ही देख रहा था। ध्रुव को ऐसा देखकर रुद्राज डेविल स्माइल देता है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य सिंघानिया विला में अपने कुछ फाइल्स लेकर बाहर की ओर निकलने लगा। तभी उसे तरुणा देवी आवाज़ देती हैं। आदित्य अपनी जगह पर खड़ा होकर थोड़ा मुड़ जाता है। तरुणा देवी आदित्य के पास आकर कहती हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? आदित्य अपनी फाइलों को दिखाते हुए कहता है, दादी मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं वहीं जा रहा हूँ। तरुणा देवी हैरान सी हो जाती हैं, फिर आदित्य को गौर से देखते हुए कहती हैं, क्या आपको दिव्या की फिक्र नहीं है? यह सुनते ही आदित्य नज़रें फेर कर खड़ा हो जाता है। आदित्य को ऐसा देखकर तरुणा देवी का डर सच में बदल जाता है। तरुणा देवी कहती हैं, आदि माना हमने ही आपको किस्मत से डरने पर मजबूर कर दिया। आपको कभी वैसा प्यार नहीं दिया जैसा आपको चाहिए था। अपने करीब नहीं रखा जैसे हमने दूसरों को रखा। लेकिन हम आपको कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। हम आपको दर्द नहीं देना चाहते थे। कहते कहते तरुणा देवी का गला रुद्ध हो जाता है। वह रुद्र स्वरों में कहती हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए आदि। प्लीज़ दिव्या को वहाँ से लेकर आइए। पता नहीं दिव्या वहाँ किस साल में होंगी। तरुणा देवी की बातों का आदित्य कुछ रिएक्ट नहीं करता। कुछ देर शांत रहने के बाद आदित्य बिना मुड़े हुए कहता है, दादी
हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है, तो हम चलते हैं, कहते हुए आदित्य सीधे वहाँ से तेज कदमों के साथ चला जाता है। तरुणा देवी बस आदित्य को जाता हुआ देखती रहती हैं। वहीं हॉस्पिटल में गौरव बेड पर लेटा हुआ था। उसके साथ अनुज और रूमी बैठे हुए थे। अनुज एप्पल खाते हुए कहता है, गौरव भाई, कल या परसों आंटी यहाँ आ रही हैं। गौरव अनुज को घूर कर देखते हुए कहता है, किसके परमिशन लेकर तूने माँ को यहाँ बुलाया? अनुज गौरव को देखता है, फिर अपना एप्पल एंजॉय करते हुए कहता है, आपकी ऐसी हालत के बारे में अगर उन्हें दूसरों से या फिर बाद में पता चलता तो आंटी पूरे सिंघानिया बिला को अपने सिर पर ही उठा लेती। आंटी तो आज ही आने वाली थी, लेकिन मैंने कह दिया कि आप खतरे से बाहर हैं और अंकल की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए वो कल या परसों तक आ जाएंगी। गौरव अब कुछ नहीं बोलता। तभी अनुज कुछ सोचते हुए कहता है, वैसे गौरव भाई, मैंने सुना कि आंटी किसी लड़की से आपकी शादी फिक्स कर रही हैं। गौरव की नज़र एकदम से रूमी पर चली जाती है, जो सिर झुकाए बैठी हुई थी। अनुज भी रूमी को देखता है। उसे अच्छे से पता था कि रूमी ने अभी भी गौरव को नहीं अपनाया था। अनुज अब कुछ सोचते हुए मुस्कुरा देता है और गौरव से कहता है, गौरव भाई, मैं तो कहता हूँ आप शादी कर ही लो। आप कब तक ऐसे ही सिंगल रहोगे? आपका ख्याल रखने के लिए भी तो कोई होनी चाहिए ना? कब तक आंटी को आप सताएंगे? और वैसे भी आदि भाई ने भी शादी कर ली है। आप तो उनके दोस्त हैं, आप क्यों पीछे रहेंगे? कहकर अनुज दोनों को देखने लगता है। गौरव की नज़र बस रूमी पर थी। वहीं रूमी नज़रें झुकाए हुए बैठी थी। कुछ देर बाद अनुज अपने कॉल का बहाना बनाकर बाहर निकल जाता है। रूमी भी उठकर जाने लगती है कि तभी गौरव रूमी का हाथ पकड़ लेता है। रूमी वैसे की वैसी ही पीठ किए हुए खड़ी रहती है। गौरव एकदम से कहता है, रूमी, तुम रो रही हो? यह सुनते ही रूमी के आंखों में जो आंसू छलक रहे थे, वह एक पल में गालों से लुढ़कने लगती हैं। रूमी एक हाथ से अपने आंसुओं को पोंछकर गौरव को देखकर कहती है, हाँ, हमें भाभी की याद आ रही है। यह सुनकर गौरव रूमी का हाथ छोड़ देता है तो रूमी वहाँ से चली जाती है। गौरव दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, कब तक? हाँ, कब तक तुम अपनी फीलिंग को छुपाओगी रूमी? क्यों नहीं बोल देती कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो? कुछ देर बाद रूमी फिर से अंदर आती है और उसके हाथों में खाने की ट्रे थी। वह गौरव के पास जाकर बैठ जाती है और खाने का एक निवाला गौरव की तरफ बढ़ाती है तो गौरव उसके हाथ को पकड़कर कहता है, नहीं रूमी, मुझे इसकी आदत लग जाएगी। रूमी गौरव के आंखों में देखने लगती है। गौरव खाना लेकर अपने से खाने लगता है। गौरव का यूँ मना करना रूमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर भी वह चुपचाप बैठी रहती है। गौरव खाना खत्म करते ही साइड में प्लेट रखता है। उसके बाद वह मेडिसिन्स लेता है। रूमी गौरव को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करती है और वह वहाँ से जाने लगती है कि गौरव कहता है, मैंने तुम्हें वक्त तो दिया था,
लेकिन अब मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। अगर उन्होंने ढूंढ लिया तो मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाऊँगा। सो प्लीज़ रूमी, आंसर मी। रूमी के आंखों में फिर एक बार आंसू आ जाते हैं। वह खुद के आंसुओं को छुपाते हुए कहती है, आप शादी कर लीजिए गौरव, मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही खुश हूँ। गौरव एकदम से कहता है, तुम खुश हो? सीरियसली रूमी, तुम अभी तो खुश रहने का दिखावा कर सकती हो, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं कर पाओगी। तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर भी क्यों तुम यह छुपा रही हो? रूमी अब एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, मैं आपसे कोई प्यार वार नहीं करती। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ मानव से प्यार किया था और इसके अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करती। भले ही वो हैवान था, लेकिन मैं सिर्फ उससे ही प्यार करती थी। यह सुनकर तो गौरव का दिल ही टूट जाता है। वह थोड़ी देर तक वैसे ही रूमी को देखता रहता है। कुछ देरी की शांति के बाद गौरव कहता है, तुम्हें उस हैवान का झूठा प्यार दिख गया, लेकिन मेरा प्यार, मैंने जो तुम्हें बचपन से चाहा, वो तुम्हारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता। हाँ? रूमी फिर एक बार सिर झुका लेती है और उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बहे जा रहे थे। आंसू लुढ़कते हुए गालों से होकर जमीन पर गिरते जा रहे थे। गौरव रूमी की तरफ पीठ करके लेटते हुए कहता है, तुम चाहती हो ना कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूं? ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगा। अब मैं और तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा, क्योंकि इंतज़ार उसका किया जाता है जिसके आने की आशा हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ आने या मुझसे शादी करना चाहती हो। मैं अपनी माँ के कहे मुताबिक शादी कर लूँगा। गौरव के यह कहते ही रूमी अपनी आँखों के आंसुओं को रोकने की कोशिश करती कमरे से बाहर निकलती है। रूमी दौड़कर वॉशरूम में घुस जाती है और ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है। अनुज रूमी को ऐसे रोता जाते हुए देख लेता है। वह कमरे के अंदर जाकर गौरव से कहता है, आपने रूमी को हिला दिया। गौरव ऊपर सीलिंग को देखते हुए कहता है, वो मेरे प्यार को समझती क्यों नहीं है यार, हर बार की तरह मुझे ठुकरा कर चली जाती है। गौरव ओके आंखों में भी इस बार दर्द उभरने लगता है। अनुज अब बस गौरव को ही देखने लगता